नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जिस तरीके से विधायकों के अयोग्य होने की बात कर रहा है लगातार उद्धव गुट जो है वो यही दावा कर रहा है कि ये सरकार जो बनाई गई है गैर कानूनी है और ये अवैध सरकार जल्द से जल्द गिरनी चाहिए और मध्य अवधि में चुनाव होने चाहिए। दावा शरद पवार, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत का था। संजय राउत फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। शरद पवार इन दिनों बीएमसी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आदित्य और उद्धव अपने ही कैडर को मजबूत करने में लगे पड़े हैं। लेकिन इस बीच हम इस अपने खास प्रोग्राम में हमारे साथ प्रांशी जो मौजूद हमारी खास सहयोगी, उनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। पहले जब यहाँ पर लगातार जो खबरें सामने आ रही थी, जब बागी विधायक गुवाहाटी में मौजूद थे, तब ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ने बैठकें रखी थी, लेकिन उन बैठक में कुछ ही विधायक शामिल हुए थे और बाकी जो विधायक शामिल नहीं हुए थे उनको अयोग्य करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज कराई गई थी उद्धव खेमे की तरफ से। लेकिन उस मामले पर सुनवाई लगातार जारी थी। उसी के बीच उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट की जब सरकार बनती नजर आई बीजेपी के समर्थन से, उन्होंने यह दावा कर दिया कि शिवसेना पर भी हमारा अधिकार है। साल 2018 की बात है, उद्धव ठाकरे को मुखिया बनाया गया था और एकनाथ शिंदे को नेता बनाया गया था। और साल 2003 में राज ठाकरे ने महाबलेश्वर में एक जो बड़ी बैठक हुई थी, वहां पर उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाने की बात करी थी, यहां पर शिवसेना के पार्टी की यानी कार्यकारी अध्यक्ष की। ये सारा मामला साफ कर दिया। लेकिन अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सारे समीकरण को साथ लेकर चलना चाहेंगे, उद्धव के खिलाफ भी और शिंदे के खिलाफ भी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ आता है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या एकनाथ शिंदे किसी और पार्टी में जाने की सोचेंगे या राज ठाकरे की तरह खुद की पार्टी बनाने की सोचेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए। अगर बात यहाँ पर राज ठाकरे की कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी अन्य पार्टी के बारे में। एकनाथ शिंदे ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ और 39 विधायकों के साथ की। अब उस बगावत के बाद परिणाम हमें क्या कुछ नजर आए उस सभी से हम वाकिफ हैं, क्योंकि पार्षद शामिल हुए शिंदे गुट में। दूसरी ही तरफ इस गुट में शामिल हो चुके हैं अब जो दावे किए जा रहे हैं, तमाम दावों के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग दावे सामने आए। मैं आपको बता दूं, सांसद तो शामिल हो ही चुके हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे जो युवा सेना के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर दावा किया गया कि कहीं ना कहीं अब आदित्य ठाकरे के जो गुट है, जो 50 पदाधिकारी हैं, वो शायद उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें सामने आई थी। लेकिन अब बात यहाँ पर जिस तरीके से आपने कही है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो अब यहाँ पर खुली चुनौती देते हुए भी दिखाई दे रहा है। शिवसेना को लेकर उन्होंने ऐलान किया कि अगली बार शिवसेना की सरकार होगी महाराष्ट्र में, तो भला किस तरीके से सरकार बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि दूसरी ही तरफ यहाँ पर सीटें आपको देने से रही एनसीपी और कांग्रेस में तो आपसी कलह जारी ही है। तो ऐसे में देखा जाए तो आने वाले चुनाव के लिए उद्धव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बात अब करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टी के साथ, अब एकनाथ शिंदे क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अदालत में जो बात कही गई, कपिल सिब्बल ने जो बात कही, उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि या तो आप बीजेपी में विलय हो जाइए या फिर आप एक अन्य पार्टी बना लीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया साल 2004 में, जिस तरीके से राज ठाकरे ने एक अलग तरीके से ऐलान किया था, और साल 2005 में उन्होंने शिवसेना के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने आपसी कलह को देखते हुए अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया। लेकिन आज वह अपनी अलग पार्टी बनाए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी उनका नाम इस चीज में सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जुड़ जाना चाहिए। लेकिन उद्धव ने कहा कि राज ठाकरे ने उन्हें ऑफर दिया था कि वह एमएनएस में विलय हो जाए। अगर वाकई में ऑफर दिया था तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन रहेगा एमएनएस। क्यों रहेगा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि राज ठाकरे में यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी की लोगों को छवि नजर आती है और वह हिंदुत्व पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एमएनएस उनके लिए एक शानदार ऑफर माना जा सकता है। बात यहाँ पर अपने गुट का नाम देने की है, तो ऐसा एकनाथ शिंदे ने शुरुआत में ही किया था। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी का यहाँ पर नाम उपयोग करते हुए एक पार्टी का नाम दिया था, हालांकि उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। और अब वह कह रहे चुनाव चिन्ह की उनको जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं दीपक देखा जाए बीजेपी उनके साथ तो खड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी के साथ के चलते वह पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे इस गुट का गठन जरूर करेंगे अगर चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, क्योंकि अवैध सरकार कहलाएगी। इस वजह से इसे पार्टी का नाम देना बेहद
जरूरी है, लेकिन एमएनएस में वह विलय हो जाए, बीजेपी में वह विलय हो जाए, तो ऐसा तो हरगिज देखने को नहीं मिल सकता है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सुनवाई है वो उद्धव गुट के याचिकाओं के बाद हुई, लेकिन चुनाव आयोग में जो सुनवाई वो शिंदे गुट के याचिकाओं की वजह से हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी अवैध सरकार को लेकर, अयोग्य विधायकों को लेकर। जो मातोश्री में हुई बैठक या वर्षा में हुई बैठक, जो मुख्यमंत्री जब 30 जून को सीएम बने एकनाथ शिंदे और 29 जून को इस्तीफा दिया, उससे पहले ये खेल शुरू था। उससे बीच में काफी कुछ बैठकें हुई थी, जो सरकारी आदेश थे उन बैठकों में शामिल नहीं हुए थे विधायक। उद्धव की वो चाल थी, एक तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की वो चाल थी कि इन विधायकों को बैठक के बहाने ही सही लेकिन वापस बुला लेंगे सरकारी आदेश पर, लेकिन वो सब वहां पर बैठक में शामिल हुए और सुप्रीम कोर्ट से याचिका दर्ज करा दी कि इनको अयोग्य करार दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई जल्दी सुनवाई नहीं दे रहा है। लगातार मामला खिंचता चला गया। 1 अगस्त से 8 अगस्त, 8 अगस्त से फिर 15 से करीब कह सकते हैं 2 हफ्ते तक की मोहलत देते नजर आए यहाँ पर, और कहा गया कि अपने अपने दस्तावेज जमा करो, शिवसेना पर अपना अधिकार दिखाओ, तब यहाँ पर कुछ बात बनेगी। अब यही सारी बातें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही एकनाथ शिंदे के खेमे ने, कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो आप बहुमत को ठुकराते नजर आओगे। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक अपमान होगा, क्योंकि बहुमत को आपने ठुकराया है। लेकिन दल बदल कानून को कपिल सिब्बल ने याद दिलाते वहां पर अपना अनुच्छेद गिनवा दिया था। लेकिन यही सवाल आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसी ही याचिकाओं को खारिज करता जाएगा, सुनवाई टालता जाएगा, तो बीएमसी चुनाव अक्टूबर में है, तो क्या इसका पूरा फायदा एनसीपी और बीजेपी उठाती नजर आएगी? क्योंकि शिंदे और उद्धव तो आपसी लड़ाई में ही यहाँ पर जूझते नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर शिंदे और उद्धव गुट की बात की जाए तो आपसी लड़ाई जारी है, लेकिन इस आपसी लड़ाई के बीच में एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री के पद पर हैं। जमीनी स्तर से जुड़कर जिस तरीके से महीने भर में उन्होंने तकरीबन 700 से अधिक आदेश पारित किए हैं, वो काबिले तारीफ है दीपक। तो ऐसे में देखा जाए इस जंग के बीच वह अपने काम को बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बगावत करके अपनी सरकार बनाई है और उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वह उद्धव से अच्छा काम करके दिखाएं। तो ऐसे में इस जंग के बीच एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा है। जमीनी स्तर से जुड़कर उन्होंने जो काम किया है उस पर वह गर्व महसूस करते हैं और चुनाव चिन्ह की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात यहाँ पर करते हैं कि बीजेपी किस तरीके से फायदा उठाएगी चुनाव चिन्ह ना होते हुए भी। तो बीजेपी का फायदा उठाना तो अभी से शुरू हो चुका है दीपक, क्योंकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खेमे में देखा जाए उनके हक में जिस तरीके से 8 विभाग दे दिए गए हैं, बड़े बड़े विभाग उनको दे दिए गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा चुका है और आगे दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसको लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि महिलाओं को भी खास जगह दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, दही हांडी उत्सव जो देखने को मिला, उस दही हांडी के उत्सव में हम सभी ने देखा कि वह आदित्य ठाकरे के गढ़ में पहुंच गए और बीएमसी यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो हर एक पार्टी के लिए है, तो अब वह बीएमसी चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस जमाए हुए हैं, क्योंकि उद्धव का साथ छोड़ते हुए कई नेता नजर आ रहे हैं, सांसद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव का गुट मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ अलग अलग खेमे में जो छोटे मोटे चुनाव चल रहे हैं उसमें भी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी। एकनाथ शिंदे की जो सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी यहाँ पर हर एक मौके का फायदा उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे किसी के भी हक में आए, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कैसे भी करके जो हाथ में जो यहाँ पर उनकी इतना शानदार उन्हें मौका मिला है उसको वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की जो लड़ाई चल रही है शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच, उसका फायदा पूरी तरीके से एनसीपी और बीजेपी उठाते नजर आ रहे हैं। यानी शरद पवार और फडणवीस उठाते नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फडणवीस उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार दौरे कर रहे हैं महाराष्ट्र के और बीजेपी के चुनाव चिन्ह को आए कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना की लड़ाई चुनाव आयोग में अभी भी चल रही है। शिंदे उद्धव किसका कब्जा होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तय करेंगे। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, लेकिन उम्मीद आपसे करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये जानकारी दें कि शिंदे या उद्धव किसके समर्थन में शिवसेना का चुनाव चिन्ह का फैसला सुनाना चाहिए चुनाव आयोग को, और क्या जो सरकार बनी एकनाथ शिंदे की, क्या सचमुच अवैध करार देकर मध्य अवधि में चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।